तो नए और कह लीजिए मेक और ब्रेक हफ्ते की आज इस बार हमें करनी है तैयारी, शुरुआत उसकी होनी है। तो आज हमने नोटिस करा पिछले कई दिनों से कंसोलिडेशन भारतीय बाजारों में, बुल्स और बियर्स के बीच में एक टसल आपने आती हुई देखी होगी और अब इम्तिहान की घड़ी है। आर्ग्यूबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स हमारे सामने खड़ा है। आर्ग्यूबली वर्ड इसलिए यूज करा क्योंकि पैंडेमिक के बाद शायद इसको मैं काउंट कर सकता हूं, सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट इस समय का। तो कल दरअसल यूएस में पोलिंग होनी है। तो बाइडेन या ट्रंप, वो फेट जो है वो बॉक्सेस में सील होता हुआ कल आपको नजर आएगा। और इनफैक्ट इसी हफ्ते के दौरान ये क्लैरिटी आ चुकी होगी कि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी कौन होने वाला है। तो इसीलिए इस हफ्ते की अहमियत बहुत ज्यादा है। साथ साथ रिजल्ट सीजन कंटिन्यू होता हुआ, तो एक तो हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवी वेट्स के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। रिलायंस का फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद, आईसीआईसीआई बैंक का शनिवार को नंबर आए थे, उस पर रिएक्ट होगा। निफ्टी की 8 कंपनीज इस हफ्ते अपनी तिमाही रिजल्ट घोषित करने वाली हैं। और जहां तक रिजल्ट रिएक्शन की बात है, इंडसइंड बैंक जैसे निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स पे भी रिएक्शन। तो वैसे ही रिजल्ट हैवी वीक कंटिन्यू करता हुआ। अच्छा, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने, बैलेट में फेट सील होंगे, उसी के अगले दिन फिर फेड अपनी बैठक की शुरुआत करेगा, 2 दिनों की एफओएमसी बैठक। हालांकि मुझे लगता है जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी स्टेटस क्यों होगा, लेकिन फिर भी उस बैठक पे नजर रहेगी। बिहार में सेकेंड और थर्ड फाइनल फेज की पोलिंग इसी हफ्ते होनी है। तो हफ्ता खत्म होते होते हमें फिर उसके रुझानों पर, उसके आउटलुक पर, उसकी तैयारी करनी है। अगले हफ्ते की शुरुआत में फिर वहां का आउटकम सामने आता हुआ नजर आएगा। इसमें जोड़ लीजिए ऑटो बिक्री के आंकड़े जो कल से आने शुरू हो चुके हैं, उस पर रिएक्शन। और हम में से कई लोग इंतजार करेंगे, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की लिस्टिंग आज है, इसीलिए हफ्ता एक्शन पैक, आज का दिन इंपॉर्टेंट और उसकी तैयारी करनी है। तो अच्छा, फ्राइडे का सेशन क्विकली स्क्रीन्स पर आएगा। 1/3 से 1/4% के दबाव के साथ फ्राइडे को हमने कामकाज की समाप्ति करी थी। और आज के जो संकेत हैं यूएस मार्केट से, वो भी क्विकली स्क्रीन्स पर लेकर आइए। तो यूएस में वीकनेस के साथ ट्रेड हुआ, लेकिन अगर मैं डाउ देखूंगा तो दबाव केवल 0.5% का था। एसएनपी देखूंगा तो 1.25% था। नैस्डैक देख लूंगा, थोड़ा डर जाऊंगा, 2.5% की कमजोरी थी। तो यूएस में वीकनेस थी और टेक्नोलॉजी शेयर से वो वीकनेस थोड़ी सी लीड होती हुई नजर आई। लेकिन तब और अब भी एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिए। तो हम डाइजेस्ट दरअसल करके गए थे, डाउ फ्यूचर्स में करीब 240 अंकों का दबाव आया, केवल 150 अंक का दबाव। तो ये अच्छी बात। लेकिन हाँ, डाउ फ्यूचर्स आज फिर थोड़े से नर्वसनेस के साथ ही कामकाज करें, 24-25 पॉइंट की। और ग्लोबली नर्वसनेस इसीलिए, पिछले हफ्ते हम लोग चर्चा कर रहे थे फ्रांस, जर्मनी रीलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यूके ने भी वही ऐलान कर दिया है। यूके कह रहा है जितने नॉन एसेंशियल बिजनेसेस हैं 4 हफ्ते तक बंद रहेंगे साहब। तो स्टे एट होम के ऑर्डर्स आए हैं यूके में। वो समझूंगा नीरज जी से जब बातचीत होगी। तो वो ग्लोबली उसने थोड़ा मूड बिगाड़ा है और इलेक्शन रिलेटेड नर्वसनेस तो है ही है, क्योंकि इवेंट दुनिया भर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए थोड़ी सी नर्वसनेस क्रीप इन होती हुई। लेकिन इन सबके बीच में एसजीएक्स निफ्टी हमारा कह रहा है हफ्ते की अच्छी शुरुआत होगी। 28-30 पॉइंट ऊपर इस समय एसजीएक्स निफ्टी कामकाज करता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। 1/4% की बढ़त है। ऐसे में ग्लोबली मूड माहौल क्या है, कैप्चर करेंगे नीरज जी के साथ, वीरू जी से समझेंगे फिर आज की स्ट्रैटेजी और फिर आगे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जिस पर हमें रिएक्ट करना। तो स्टॉक्स इन न्यूज की अहमियत वैसे ही ज्यादा है। लेकिन नीरज जी क्या हालचाल? चुनाव का इंतजार, उसी इंतजार में सब मार्केट का वेट हो रहा है। और कोई ट्रेंड निकालना या कोई महत्वपूर्ण बात कहना इस समय ठीक नहीं है। और क्या नतीजा आएगा इस पर कुछ तय करेगा, क्योंकि बाइडेन 10 पॉइंट से आगे चल रहे हैं। जो अब तक के 10 पॉइंट से मतलब 100 में से 60-50, 60-40 ऐसा होता है? नहीं, 55-45 ऐसा टाइप। हाँ, मतलब 60-40 से 55-45 जो अच्छा लगे आपको। हाँ। तो वो लीड करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा स्नैप पोल्स बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि जो तो ये गैप तो नैरो डाउन हो रहा है ना? पहले 11-12 था। चलिए, उम्मीद वो क्या ना, बहुत सारे पोल हो रहे हैं। तो जिसको जो अच्छा लगता है, जो ट्रम्प की तरफ वाले उनको लगता है कि 1 पॉइंट कम हो गया, देखो 11 से 10 आ गया। तो बेटिंग मार्केट क्या कर रहा है? जहाँ पैसा लगा है वही पोल सबसे सही है। बेटिंग मार्केट बिडेन में ज्यादा कर रहा है। अरे बाप रे। और जो 370 सीटें उनको मिल सकती है इलेक्टोरल कॉलेज की, ऐसे पोल्स आ रहे हैं। तो बहुत ह्यूज मार्जिन से अभी तक के पोल ही सजेस्ट कर रहे हैं। बाकी फिंगर्स क्रॉस, कुछ भी हो सकता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि हिलरी क्लिंटन आगे थी, उसके बाद वो हार गई थी। तो बहुत जगहों पे जो बैटल ग्राउंड वाले स्टेट्स हैं, उसमें बहुत जगहों पे बहुत नेक एंड नेक फाइट है। अगर वहां कुछ खेल बदल गया तो होगा। अच्छी बात यह है कि करीब 8-9 करोड़ लोग वोटिंग कर चुके हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 50% वोटिंग हो चुकी है। तो बहुत थोड़ी वोटिंग बची है, जो कि वो बैलेट वाली वोटिंग बैलेट बहुत लोगों ने कर दिया है। सो उसी के इर्द गिर्द मार्केट अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है।
अब देखना कि नतीजे क्या आते हैं, तो अगले 1-2 दिन मार्केट आपको ऐसे ही सबड्यूड से मिलेगा। ठीक है, तो कल हमारे समय अनुसार कल शाम को यूएस में पोलिंग की शुरुआत, रात के 9 बजे तक वहां पर, मतलब कि वेडनेसडे सुबह तक वहां पे पोलिंग चल रही होगी। तो थर्सडे रात से, वेडनेसडे रात से और थर्सडे सुबह तक हमें क्लैरिटी आनी शुरू होगी कि रुझान कहां शुरू है, मतलब है ना, थर्सडे का दिन होगा। नहीं, बुधवार की सुबह पोलिंग खत्म, 6:30 बजे पोलिंग खत्म होगी सुबह हमारे भारत के हिसाब से। हमारे भारत के साथ काउंटिंग उसके तुरंत बाद शुरू हो जाती है, तो आपको ड्यूरिंग द डे आपको शुरुआती रुझान मिलना शुरू हो जाएंगे। और जब हम वेडनेसडे सुबह आएंगे, थर्सडे सुबह आएंगे, थर्सडे सुबह आएंगे, तब तक तो क्लैरिटी आ बहुत चुकी तस्वीर लगभग क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो ये अब टाइमलाइन पे वर्क करना है। इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे सामने आज दिन के दौरान फिर तमाम एक्सपर्ट से समझेंगे इस ऑल इंपॉर्टेंट बाइनरी इवेंट से पहले अपने आप को मार्केट्स में स्ट्रैटेजाइज कैसे करा जाए। लेकिन इस समय वीरू से समझने की जरूरत है कि आज के लिए फिर रणनीति कैसी होनी चाहिए। वीरू, डेटा पॉइंट्स का सजेस्ट कर रहे हैं और इस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट से पहले मैं कैसे स्ट्रैटेजाइज करूं, कोई रणनीति वायदा की है क्या? देखिए आशीष, कुल मिला के जो नीरज जी ने कहा ना कि कुछ भी प्रीएम्प्ट करना मुश्किल है, और अपने डेटा पर अगर फोकस करें तो दो चीजें निकल के आती है। पहली चीज जो कि शुक्रवार को हमने डिस्कस की थी कि यूएस मार्केट ने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे जाकर एक रेस्ट लिया है। आई मीन ये कोई बेस नहीं है, लेकिन एक रेस्ट लिया है, तो सेलिंग वहां थमी है। पहली चीज मेरे को अपने जहन में ये रखनी है। डाउ फ्यूचर्स सिर्फ 24 अंक नीचे है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे अपने एक बेस बनाया। एफआईएस के स्टैट्स में कैश में सेलिंग है आशीष। डीआईएस थोड़ा सा बड़े डिप को बाय कर रहे हैं, 630 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 965 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स शॉर्ट किया, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट इस बड़े इवेंट से पहले। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग कर रहे हैं आशीष, वो 758 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 57,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। और क्रक्स क्या है एफआईएस का आशीष, 46,000 कॉल लॉन्ग, 52,000 कॉल शॉर्ट, 40,000 पुट लॉन्ग, उसके अगेंस्ट 33,000 पुट शॉर्ट। ये टिपिकल रेंज बाउंड मार्केट का संकेत होता है। कोई डिसाइडिंग फैक्टर अगर आप देखें अभी तक इस डेटा के आधार पे आप नहीं कह सकते। क्या था शुक्रवार का लो? एग्जैक्टली वही जो हमने डिस्कस किया था, 550, दैट इज मंथली बेस 50 डे में। आज के लिए आशीष 740 750, क्योंकि एफआईएस कॉल राइट करके बैठे हैं, और 800 830 ऊपर ये दो जोन्स हैं जहां पे ट्रेड रुकेगा जाके। 580 550 और 520 490 क्यों? क्योंकि पुट भी राइट हुई है, ये 50 डे में है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये सीरीज का बेस है। मेरे को डीआईएस की बाइंग थोड़ा सा प्रभावित कर रही है इन लेवल्स पे, वो थ्रस्ट जनरेट करेगी ऊपर की तरफ आशीष। सिर्फ ये एक लॉजिक है, 550 से लेके 750 और ऊपर बेस्ट केस में 830 का जोन मिल सकता है। तो ट्रेड क्या करेंगे? सिर्फ 700 की कॉल। वो ड्यूरिंग द डे शुक्रवार को भी करीब 10 से 12% का स्विंग देखी गई। मेरे ख्याल से उसी को ट्रेड कीजिए। फ्यूचर्स को संभालना, उसकी वॉलेटिलिटी को संभालना बहुत मुश्किल है इस रेंज में। निफ्टी बैंक आशीष, यहां पे निफ्टी बैंक का शुक्रवार का लो रहा 23,500, यानी एग्जैक्टली इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको जहन में रखना है कि 23,500 23,600 बेस है, और ऊपर 24,740 288 और उसके बाद 440 450 ये बड़ा सप्लाई जोन है। क्यों? यहां पे है कॉल राइटर और यहां पे है 23,500 पे पुट राइटर, 580 पे पुट राइटर। तो डिप्स को बाय कीजिए, लेकिन ऊपर की तरफ 24,400 24,450 24,500 एक एग्जिट जोन है। 24,500 निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन फॉर द टाइमिंग इन सर्कमस्टेंसेस में थोड़ा सा उसकी पॉसिबिलिटी आशीष कम लग रही है। तो ऑप्शन ट्रेड विद इन दिस रेंज आशीष। अरे वाह, चलिए ये स्ट्रैटेजी नोट डाउन करिए आप लोगों की स्क्रीन्स पर। और आज के ट्रेडिंग बेट्स को बता देता हूं। manasjaiswal.com कह रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज खरीदना है। लगातार इस चैनल पे गोदरेज प्रॉपर्टीज पे तेजी के कॉल आते रहे, फ्राइडे को भी उछाल था और अब 1110 के लक्ष्य। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com कह रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदना चाहिए 2150 के लेवल्स के लिए। क्विकली डिस्क्लोजर, स्वामित्व प्रबंधन इस चैनल का रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो अपने इंडिपेंडेंट एडवाइजर से जरूर बातचीत करिएगा। लेकिन ये ट्रेडिंग कॉल आता हो एक ब्रोकरेज की तरफ से। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज कह रही है एचपीसीएल में खरीदारी करनी है 198 के टारगेट्स। और क्योंकि रिलायंस की बात होगी तो मैं दो इंपॉर्टेंट नंबर्स, 15% वेटेज बाजार में रिलायंस, 5% वेटेज आईसीआईसीआई, तो 1/5 मार्केट, तो ये दोनों स्टॉक्स हैं कि नंबर्स के पहले रिलायंस कैसा रहा? रिलायंस के नंबर अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे। जो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि प्री कोविड लेवल तक चीजें नहीं पहुंच पाएंगी, वो पहुंच गई हैं। प्रॉफिट भी आप देखिए 10,000 करोड़ से पार निकल गया है। बहुत जगहों पे आपको 9,500 करोड़ चलता दिखे, क्योंकि उसमें जो अदर इनकम है वो नहीं जोड़ी, लेकिन हमें तो जोड़ के चलूंगा तो 10,000 के पार आपको प्रॉफिट दिखेगा। और आमदनी भी 1,20,000 करोड़ के आसपास है, इसमें भी टैक्स क्रेडिट आप जोड़ ले तो दोनों ही फ्रंट पे बहुत बढ़िया है। 17% के आसपास का मार्जिन था, जो कि इस टफ कंडीशन में भी मेंटेन किया गया।
आप टेलीकॉम वाले बिजनेस में देखें, जो जियो प्लेटफॉर्म है उसमें भी आमदनी जो है 17,481 करोड़ है, हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है थोड़ा, और मुनाफा 2844 करोड़ है जो 2725 का अनुमान था, तो यहाँ पे भी बेटर है। आरपू 145 है, करीब करीब 5 रुपये बढ़ के आया है, यही हम लोगों का अनुमान भी था कि 145 आना चाहिए, तो यहाँ पे बेहतरीन है। और रिटेल में भी आप देखेंगे 40,000 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक करने में सफल है, तो टफ सिनेरियो में बेहतरीन नतीजे रिलायंस ने हर फ्रंट पे करके दिए हैं। अरे वाह, तो देश की सबसे बड़ी कंपनी डिसअपॉइंट नहीं करी, उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस, जो भी स्ट्रीट एक्सपेक्ट करता है उससे बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर होता हुआ, तो ये सपोर्टिव रहेगा बाजार के लिए। और देखिए बाजार 1/4 नहीं, अब 1/3% से ज्यादा की मजबूती के साथ खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। एक काम करता हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स पर बातचीत है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी बेट जो है वो एंजल कमोडिटीज की तरफ से आई, आप लोग की स्क्रीन पे नीचे चलती हुई, लेकिन रिलायंस की बात हो गई, आईसीआईसीआई बैंक रह गया। ये भी मूड बनाने वाला, बिगाड़ने वाला काम है। कैसे रहे? नतीजे अच्छे हैं, मुनाफा कई गुना बढ़ा है और लो बेस पे था लेकिन कई गुना बढ़ के आया है, तो 4250 करोड़ का प्रॉफिट है जिसमें करीब 380% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी हमारी उम्मीद से बेहतर और करीब 16% की ग्रोथ देखने को मिली, 9,300 करोड़ के आसपास आ गया है। एनपीएस घटे हैं, हालांकि प्रोविजन थोड़ा बढ़ा हुआ दिखा है, लेकिन वो सबका दिखेगा क्योंकि Q1 से Q2 तक आते आते प्रोविजनिंग थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, तो इसीलिए आपको प्रॉफिट और रेवेन्यूज अच्छे दिख रहे हैं। ये कोविड रिलेटेड प्रोविजनिंग बढ़ रही है, कोविड रिलेटेड, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो नंबर आईसीआईसीआई बैंक के बेहतर। चलिए, तो ये नंबर सपोर्टिव, एसजीएक्स निफ्टी हर टिक के साथ थोड़ी तेजी और बढ़ाता हुआ नजर आएगा आपको। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की लिस्टिंग है, पर बहुत ही ठंडा रिस्पांस था, 2 गुना भरा था, तो आज म्यूटेड सी लिस्टिंग एंटिसिपेटेड है वहां पर। लकीली बाजार थोड़ा बेहतर है, तो मामला गड़बड़ा जाता। ठीक है, जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी स्क्रीन पर 1/3 से ज्यादा बढ़त के साथ। अरे आप बैठे थे, खड़ी क्यों हो गए एकदम से? देखो अब समय आ गया कि खड़े हो गए शो किया जाए। अच्छा ठीक है, चलिए मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।